हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है कैमरा के सामने, तो मेरा हुलिया पे मत जाना। फोकस ऑन द कंटेंट दैट आई एम गोइंग टू डिलीवर। दोस्तों, अगर आप फॉरेक्स मार्केट में अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो आप सही चैनल पर आए हो। अगर आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में एफ भी मालूम नहीं है तो डोंट वरी, मैं फॉरेक्स मार्केट की कंप्लीट कोर्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर डिलीवर करने जा रहा हूँ। और अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में एक कंप्लीट बिगिनर हो और अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि स्टॉक मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट हो या कमोडिटी मार्केट, सभी मार्केट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। फाइनेंशियल मार्केट की वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पैसा पे करने के बाद में सीखने को मिलता है, और इस यूट्यूब चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारी चीजें सिखाने जा रहा हूँ। अब चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। आज हम फॉरेक्स मार्केट की बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस लेवल की ओर प्रोसीड करेंगे। अक्सर आप लोगों ने फॉरेक्स मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ तो सुना ही होगा। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज होता है और फॉरेन एक्सचेंज का ही शॉर्ट फॉर्म फॉरेक्स है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फॉरेन का मतलब विदेशी और एक्सचेंज का मतलब लेन देन। इन सिंपल टर्म, फॉरेक्स मार्केट एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है जहां पर डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, मतलब करेंसीज की व्यापार होती है। जैसे कि इंडिया की करेंसी इंडियन रुपी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डॉलर है, जापान की येन है, यूके की पाउंड है, यूरोपियन नेशन की यूरो है, एंड एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। अब दोस्तों, ये जो भी डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज होती है ना, ये सिंगल करेंसी में आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। मतलब ये जो सिंगल करेंसी होती है इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि इंडियन रुपी हो गया या फिर डॉलर हो गया, जापानीज येन हो गया, तो ये जो सिंगल करेंसीज होते हैं इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज पेयर में ट्रेडिंग होती है। तो ये करेंसी पेयर जैसे कि यूएसडी आईएनआर हो गया, यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, एंड एक्सेट्रा। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, ये जो करेंसी पेयर में ट्रेडिंग कैसे होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि फॉरेक्स मार्केट की जरूरत क्यों है और फॉरेक्स मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है। तो चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका की एक कंपनी है जो कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब लेट से इस आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 50+ डिफरेंट कंट्रीज में अपना आईफोन एक्सपोर्ट कराना है। अब लेट से इस आईफोन कंपनी को इंडिया में ही 1000 आईफोन एक्सपोर्ट करना है। अब लेट से इस 1000 आईफोन की टोटल प्राइस बनता है $1 मिलियन। अब ये तो आप सबको पता है कि इंडियन की करेंसी रुपी है और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की डॉलर। अब ऐसे सिचुएशन अगर मान लीजिए अगर दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज के जो भी कंपनीज आईफोन की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो बिजनेस है, अगर उस कंट्री को डील करना चाहता है, अगर उस कंट्री को पूरा करना चाहता है तो दोनों के पास में सेम करेंसी होनी चाहिए। अब ऐसे सिचुएशन में अगर दो पर्टिकुलर कंट्रीज को अगर ग्लोबल बिजनेस डील करना हो तो ऐसे सिचुएशन में जो करेंसी है, ये करेंसी एक इश्यू क्रिएट करती है। और यही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमी में। अब यहां से शुरू होता है फॉरेक्स मार्केट, एक ऐसा मार्केट जहां पर डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज की ट्रेडिंग होता है। एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इन सिंपल टर्म जो करेंसीज पेयर में व्यापार होता है उसे ही करेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। मतलब फॉरेक्स मार्केट में एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बनता है, और इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक महीना में भी नहीं बनता है। ऑल राइट, तो दोस्तों ये जो फॉरेक्स मार्केट है ना, फॉरेक्स मार्केट को करेंसी मार्केट भी कहते हैं। और ये जो करेंसी मार्केट में यानी कि फॉरेक्स मार्केट में जो व्यापार होता है, करेंसीज की व्यापार होता है, इसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं या फिर करेंसी ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अगर आपको कोई भी स्टॉक्स को बाई करना है या फिर उसको सेल करना है तो वहां पे बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस होता है, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हो। तो मेरा कहने का मतलब, जिस प्रकार से आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाई एंड सेल करते हो, ठीक उसी प्रकार से फॉरेक्स मार्केट में भी आप किसी करेंसी पेयर को बाई या सेल कर सकते हैं। यानी कि फॉरेक्स मार्केट में बीट प्राइस एंड आस्क प्राइस होता है जिसको आप बाई एंड सेल कर सकते हो। जैसे कि एक करेंसी पेयर है, यूएसडी आईएनआर को ही ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज क्लियर करा देता हूं। जैसे कि ये जो यूएसडी आईएनआर होता है, इसमें से जो यूएसडी होता है यानी कि सबसे पहले जो करेंसी है यूएसडी, इसको बेस करेंसी कहते हैं, और जो बाद में है आईएनआर यानी कि इंडियन रुपी, इसको टर्म करेंसी कहते हैं। मतलब जो करेंसी पहले होता है उसको बेस करेंसी कहते हैं और जो बाद में होता है उसको टर्म करेंसी कहते हैं। जैसे कि यूरो यूएसडी, तो यूरो क्या हो गया, यूरो एक बेस करेंसी है और जो बाद में यूएसडी है ये टर्म करेंसी हो गया। ठीक इसी प्रकार से जीबीपी यूएसडी,
तो जो पहले वाला करेंसी होता है इसको बेस करेंसी कहते हैं, और जो बाद का जो करेंसी होता है इसको टर्म करेंसी कहते हैं। तो कोई भी करेंसी यानी कि फॉरेक्स मार्केट में कोई भी करेंसी पेयर में होती है और पेयर में ही ट्रेडिंग होती है, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी स्विस फ्रैंक एंड एक्सेट्रा। तो अगर आपको फॉरेक्स मार्केट में यानी कि करेंसी मार्केट में अगर ट्रेडिंग करना हो तो आपको करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करनी होती है, मतलब करेंसी पेयर को ही आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेस करेंसी और टर्म करेंसी क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी करेंसी पेयर में ट्रेड करना हो यानी कि कोई भी करेंसी पेयर में अगर आपको बाई या सेल करना हो तो आप किसी भी करेंसी पेयर में बाई या सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि यूएसडी आईएनआर ऊपर जाएगा यानी कि यूएसडी आईएनआर ऊपर जाएगा तो आप उसको बाई कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यूएसडी आईएनआर नीचे गिरेगा तो आप उसको सेल कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप स्टॉक मार्केट में आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक नीचे जाने वाला है तो आपको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक बढ़ने वाला है तो आप उसको बाई कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से फॉरेक्स मार्केट में भी आप किसी भी करेंसीज पेयर को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो इसमें भी बिड एंड आस्क प्राइस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है या फिर इंडियन रुपी वीक हो रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है। जैसे कि मान लीजिए यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है, अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है। अगर यूएसडी आईएनआर ऊपर जा रहा है इसका मतलब इंडियन रुपी वीक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूएसडी एक बेस करेंसी है और आईएनआर टर्म करेंसी है। तो मेरा कहने का मतलब अगर आपको चार्ट में दिख रहा है कि यूएसडी आईएनआर का प्राइस ऊपर जा रहा है इसका मतलब इंडियन रुपी वीक हो रहा है। अब इंडियन रुपी स्ट्रांग कब होता है, जब यूएसडी आईएनआर नीचे गिरता है। मतलब जब यूएसडी आईएनआर की चार्ट में अगर आपको दिखेगा कि यूएसडी आईएनआर की चार्ट नीचे गिर रहा है यानी कि प्राइस नीचे गिर रहा है, इसका मतलब हम लोग का इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो यूएसडी आईएनआर है, यहाँ पर यूएसडी एक बेस करेंसी है और आईएनआर टर्म करेंसी है। तो जैसे कि आज के रेट में यूएसडी आईएनआर की रेट कितना चल रहा है, 77 रुपीज के अराउंड चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब अगर 77 से अगर ये प्राइस अगर यूएसडी आईएनआर की प्राइस अगर 80 हो जाता है यानी कि 77, 78, 79, 80 हो जाता है या फिर 81 हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है। जितना इंडियन रुपी यानी कि यूएसडी आईएनआर का रेट जितना ज्यादा होगा इसका मतलब हम लोग का इंडियन करेंसी टूट रहा है। अगर मान लीजिए अभी के टाइम में अभी फिलहाल प्रेजेंट में अगर यूएसडी आईएनआर की रेट 77 चल रहा है, अगर 77 से अगर 75 या 74 हो जाता है तब आप कहेंगे कि इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है। तो अभी आप सबको ये बात समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि अगर रुपी स्ट्रांग हो रहा है या फिर डॉलर वीक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब यूएसडी आईएनआर अगर ऊपर जा रहा है इसका मतलब हम लोग का इंडियन करेंसी वीक हो रहा है, अगर यूएसडी आईएनआर नीचे गिर रहा है इसका मतलब हम लोग का करेंसी इंडियन रुपी स्ट्रांग हो रहा है। एंड आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि रुपी कब स्ट्रांग होता है और कब वीक होता है। और जो भी अभी 77 रुपीज चल रहा है ये रुपी का रेट नहीं है, ये डॉलर का रेट है। मतलब $1 अगर आपको अगर रुपी मतलब सॉरी अगर आपको डॉलर लेना है, रुपी पे करके डॉलर लेना है तो आपको $1 बाई करने के लिए या फिर $1 एक्वायर करने के लिए आपको 77 रुपीज पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको $1 मिलेगा। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो करेंसी पेयर के पीछे का लॉजिक क्या है। ऑल राइट, तो अब ये देखेंगे कि ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में स्पॉट ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है, मतलब डेरिवेटिव्स में ट्रेड होता है। तो ठीक इसी प्रकार से फॉरेक्स मार्केट में भी स्पॉट ट्रेडिंग होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डील होता है, फ्यूचर में ट्रेड होता है, ऑप्शन में ट्रेड होता है। तो हम लोग इसमें उतना डीपली नहीं जाएंगे और स्पॉट मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड लेते हैं, बाय एंड सेल कैसे करते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट में जिस प्रकार से ट्रेड होता है, स्पॉट मार्केट होता है, या उसी प्रकार से फॉरेक्स मार्केट में भी स्पॉट मार्केट होता है, स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कि आप करंट रियल टाइम में आप बाय एंड सेल कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। या फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो आप किसी भी मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब जिस प्रकार से इक्विटी मार्केट में होता है ठीक उसी प्रकार से फॉरेक्स मार्केट में उसी प्रकार से काम होता है। तो हम लोग इसको आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझेंगे कि फॉरेक्स मार्केट में एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट ये वो रिजिम है जो कि ये बताता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी की वैल्यू दूसरे कंट्री के करेंसी की वैल्यू के अगेंस्ट कितना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज के डेट में यूएसडी आईएनआर की वैल्यू
अराउंड 77 चल रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर आपको डॉलर बाई करना है, मतलब इंडियन रुपी पे करके अगर आपको डॉलर बाई करना है, तो $1 बाई करने के लिए आपको 77 रुपीज इंडियन रुपीज पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको डॉलर मिलेगा। तो ये जो एक्सचेंज का जो मीडियम है, मतलब डॉलर देके रुपए देके डॉलर लेने का जो ये एक्सचेंज का जो मीडियम है, तो इसको ही एक्सचेंज रेट कहते हैं। मतलब कि जो आप रेट पे कर रहे हैं, $1 लेने के लिए जितना भी रुपए आप इंडियन रुपीज पे कर रहे हैं, इसको ही एक्सचेंज रेट कहते हैं। ऑल राइट, तो आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट क्या होता है, मतलब कि ये जो एक्सचेंज रेट होता है ना, इसका भी टाइप्स होता है। तो ये भी 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, दूसरा है पेग्ड एक्सचेंज रेट और तीसरा है फिक्स एक्सचेंज रेट। तो हम लोग एक एक करके ये तीनों प्रकार के एक्सचेंज रेट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ये वो रिजीम है जिसे मार्केट की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है। मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के ऊपर कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं रहता है कि एक पर्टिकुलर करेंसी पेयर का रेट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में यूरो यूएसडी की रेट अराउंड 1.4050 के आसपास चल रहा है। अब फ्यूचर में इसका रेट कितना तक ऊपर या नीचे फ्लक्चुएट करेगा, ये मार्केट की फोर्स डिटरमाइन करता है, ना कि कोई गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक। और जितने भी लार्ज मेजर करेंसीज है जैसे कि यूएस डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, ये सब फ्री फ्लोटिंग करेंसीज है। और इंडियन रुपी भी ऑफिशियली फ्री फ्लोटिंग करेंसी है। लेकिन फिर भी आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज बाइंग एंड सेलिंग करके एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करती है। और आरबीआई की इस प्रोसेस को, जो भी एक्टिविटी आरबीआई करते हैं, मतलब कि मार्केट में इंटरफेयर करके, तो इसे एक प्रकार से डर्टी रिजिम भी कहते हैं। और इसके पीछे भी बहुत एक वास्ट रीजन है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। पेग्ड एक्सचेंज रेट ये वो रिजिम है जिसे एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ में अपनी कंट्री के करेंसी को पेग करके रखता है। अब करेंसीज की पेगिंग इसीलिए किया जाता है ताकि करेंसी एक नैरो रेंज या फिर बैंड में फ्लोट करे। अब ऐसे करने से फायदा ये होता है कि दो पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है, जिससे एक दूसरे कंट्री के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर बिजनेस प्लान को डील करने में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है। और बात करते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ये वो रिजिम है जिसे एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरे कंट्री के करेंसी के साथ में अपनी कंट्री के करेंसी को फिक्स्ड करके रखता है। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम का मकसद ये है कि करेंसी की वैल्यू को एक नैरो बैंड में रखा जाए। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के लिए एक अच्छा सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, जिससे गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन की रेट को मेंटेन रखने में हेल्प करती है। दोस्तों ये जो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट है ना, इसका अपना अपना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, तो मैं उतना डीपली नहीं जाऊंगा। फॉरेक्स मार्केट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना जरूरत है उसे ही आज के टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए है कि फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां पर डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम अराउंड $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा का बनता है। अब हम ये देखेंगे कि इतना बड़ा मार्केट है तो वो कौन कौन से मेजर प्लेयर है जो इतने बड़े मार्केट में पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो वो मेजर प्लेयर्स है कॉमर्शियल्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स, बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेशंस, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फंड मैनेजर्स, ऑनलाइन रिटेल ब्रोकर एंड डीलर्स, हैज फंड, इंडिविजुअल एंड रिटेल ट्रेडर्स जैसे कि आप और हम जैसे रिटेल लोग, और भी अदर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। और दोस्तों आप सबको मालूम होगा जो मल्टीनेशनल कंपनीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बिजनेस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, उन्हें डॉलर की जरूरत कितनी होती है, क्योंकि यूएस डॉलर पूरी वर्ल्ड में 60% एज अ वर्ल्ड रिजर्व करेंसी पूरी मार्केट को डोमिनेट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉलर कितना पावरफुल है। और डॉलर को बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट यानी कि फॉरेक्स मार्केट भी कहा जाता है। और इसीलिए फॉरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट में डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बनता है। ऑलराइट, तो दोस्तों अब बात करते हैं वे कौन से मेजर फैक्टर्स है जो करेंसी मार्केट में करेंसी पेयर्स को या फिर फॉरेक्स मार्केट को डिराइव करता है। जैसे कि यूएसडी आईएनआर हो गया, ये एक करेंसी पेयर है, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण इस करेंसी पेयर में मूवमेंट आती है, फ्लक्चुएशन आती है। तो वैसे तो ये दोनों जैसे कि यूएसडी आईएनआर दो करेंसी मिल के एक पेयर बना है, तो यहाँ पर दो कंट्री के करेंसीज मिलकर एक पेयर बना है। तो यहाँ पर आईएनआर यानी कि इंडियन रुपी का अपना फैक्टर्स होगा
और यूएस डॉलर का अपना फैक्टर्स होगा। तो अगर हम लोग जैसे कि हम लोग का करेंसी इंडियन रुपी है, तो यहाँ पर दो फैक्टर, मेजर दो फैक्टर है जो कि ये करेंसी की पेयर को मूव कराता है या फिर इंपैक्ट लेकर आता है इसके मूवमेंट में, यानी कि जो भी फ्लक्चुएशन आती है मार्केट में, तो वो दो मेजर फैक्टर्स है। एक तो डोमेस्टिक फैक्टर जो कि इंटरनल फैक्टर हो गया, और दूसरा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर जो कि अब ग्लोबल मार्केट में, यानी कि अब ग्लोबली देखा जाए तो पूरी होल मार्केट में डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके कारण यूएसडी आईएनआर में इंपैक्ट पड़ता है। और अगर आप डोमेस्टिक फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे तो डोमेस्टिक फैक्टर्स के अंदर आपका इन्फ्लेशन रेट आ जाता है, फिस्कल डेफिसिट आ जाता है, गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई की इंटरवेंशन आ जाता है, मनी फ्लो। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे मार्केट में करेंसी की वैल्यू को इंपैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सभी को मालूम है, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली करेंसी में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ती है। अगर महंगाई की दर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ती है, जिसके कारण हम लोग का जो करेंसी की वैल्यू है वो डेप्रिसिएट करने लगता है। और ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा हो रहा है, हाई हो रहा है, तो उससे भी हम लोग के करेंसी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ती है और जो करेंसी की वैल्यू है वो भी डेप्रिसिएट होने लगता है, जिसके कारण हमें अपनी करेंसी में एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। और इसी के कारण करेंसी की जो वैल्यू है वो भी टूटने लगता है, वीक होने लगता है। अब दूसरी बात, जैसे कि मान लीजिए अगर आरबीआई का जो इंटरवेंशन होता है, जैसे कि अगर आरबीआई अगर करेंसी की वैल्यू को अगर स्टेबल रखने के लिए जब मार्केट में इंटरफेयर करता है, बाइंग सेलिंग करता है स्टेबल रखने के लिए, तो भी करेंसी की वैल्यू में इंपैक्ट देखने को मिलता है, मतलब कि करेंसी में इंपैक्ट देखने को मिलता है। और दूसरी बात मनी फ्लो मतलब अगर मान लीजिए जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो भी डील होता है ग्लोबल मार्केट में, अगर लेट से सपोज दैट अगर पैसा बाहर जा रहा है, अगर देश से पैसा बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली करेंसी की वैल्यू हम लोग का डेप्रिसिएट करने लगता है, मतलब नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अगर जितना करेंसी ज्यादा आ रहा है, मतलब कि अपने देश में जितना ज्यादा करेंसी यानी कि पैसा आ रहा है, उतना ही करेंसी हम लोग का कंट्री स्ट्रांग होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितना रिजर्व में पैसा रहेगा उतना ही ये कंट्री के लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल लेट से हम लोग इंडिया में सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज वगैरह हो गया, आईटी सर्विस हो गया, तो सबसे ज्यादा हम लोग आईटी सर्विस मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब जैसे कि इंडिया एक नेट इंपोर्टर कंट्री है, मतलब कि जितना हम लोग इंपोर्ट करेंगे, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस इंपोर्ट करेंगे तो हम लोग की कंट्री से पैसा बाहर जाता है, लेकिन जब हम कोई भी सर्विसेज वगैरह जब एक्सपोर्ट करते हैं तब पैसा आता है, मतलब कंट्री में पैसा आता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी आईटी सर्विसेज वगैरह अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर के फॉर्म में हम लोग की कंट्री में पैसा आता है, जिसके कारण हम लोग की करेंसी यानी कि रिजर्व करेंसी बढ़ती है। जैसे ही रिजर्व करेंसी बढ़ेगी वैसे ही हम लोग का करेंसी के वैल्यू भी स्ट्रांग होने लगेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, जो बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, डोमेस्टिक फैक्टर भी बहुत सारे हैं, जिसके कारण ये हम लोग की करेंसी की वैल्यू में इंपैक्ट लेकर आती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, मतलब वो कौन कौन से की एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसके कारण करेंसी की वैल्यू में मतलब कि एक इंपैक्ट लेकर आती है। तो सबसे पहले आ जाता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोग के पास में कोई क्रूड ऑयल का ऐसे खदान तो नहीं है जो कि हम लोग क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग क्रूड ऑयल इंडिया ज्यादा खरीदता है। तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो अगर मान लीजिए डॉलर, जैसे कि हम लोग डॉलर पे करने के बाद में हमें क्रूड ऑयल मिलता है, तो अगर मान लीजिए डॉलर की रेट अगर बढ़ रहा है, मतलब कि अगर जैसे कि अगर हम लोगों को क्रूड ऑयल ज्यादा दाम में अगर खरीदना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अगर ज्यादा पैसा पे करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे करेंसी की वैल्यू में एक इंपैक्ट पड़ेगी। तो ये जो क्रूड ऑयल है ये एक मेजर फैक्टर्स है, एक मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जिसके कारण एक करेंसी में एक इंपैक्ट देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, जैसे अगर यूएसडी आईएनआर अगर बढ़ रहा है, यूएसडी आईएनआर का रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग का मतलब कि करेंसी की वैल्यू बढ़ रहा है, ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम लोग की करेंसी की वैल्यू टूट रहा है, वीक हो रहा है। तो अगर मान लीजिए यूएसडी आईएनआर की वैल्यू अभी 77 चल रहा है, अगर मान लीजिए ये 80 हो गया आने वाले दिन में, तो उस समय अगर हम लोगों को अगर मतलब अगर क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट करना है, अगर खरीदना है, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यूएसडी आईएनआर बढ़ रहा है, इसका मतलब हम लोग का करेंसी वीक हो रहा है। तो जब हम लोग की यूएसडी आईएनआर अगर यूएसडी आईएनआर जब गिर रहा है, अगर यूएसडी आईएनआर की वैल्यू टूट रहा है, तब हमें क्या होगा, फायदा होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग की करेंसी स्ट्रांग हो रहा है। तो ये जो क्रूड ऑयल का जो फैक्टर है, ये डॉलर
ये अगर डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है पूरी वर्ल्ड में, क्योंकि ये जो डॉलर इंडेक्स है इसको भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डॉलर बैकबोन कहा जाता है, पूरी मार्केट का बैकबोन कहा जाता है करेंसी मार्केट में। तो ये डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये बहुत एक बड़ा मतलब इम्पैक्ट लेकर आता है मार्केट में, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। और यही कारण है जिसके कारण USD INR हो गया या फिर अदर करेंसीज पेयर हो गया, उसमें एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे कि आप सबको मालूम है इंडिया हम लोग का कंट्री एक एमर्जिंग कंट्री है, तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर में ये भी देखना है कि बाकी एमर्जिंग कंट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से दूसरे कंट्री परफॉर्म करता है वैसे ही हम लोग का कंट्री परफॉर्म करता है, क्योंकि हम लोग एक एमर्जिंग कंट्री के अंदर में आते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है करेंसी की करेंसी के ऊपर कि करेंसी कैसे बिहेव करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है, तो इसे भी हम लोगों को ट्रैक करना पड़ता है। और डॉलर इंडेक्स, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये जो डॉलर इंडेक्स है, यानी कि इंडेक्स जो डॉलर का जो इंडेक्स है उसको भी ट्रैक करना पड़ता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है पूरा ग्लोबल मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है। तो दोस्तों ये सारी फैक्टर्स को मिला के ये जो करेंसी के पीछे का जो वैल्यू रेट निकलता है ना, तो ये सारी फैक्टर्स को मिला के निकलता है। जैसे कि हम लोग कितने आसानी से कह देते हैं कि अभी डॉलर की रेट अभी 77 चल रहा है, लेकिन हम लोग ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि ये जो 77 रुपीज यानी कि जो डॉलर का रेट जो 77 है, तो इसके पीछे कौन कौन सा फैक्टर है जिसके कारण 77 निकल गया है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों, हम लोग कितना आसानी से कह देते हैं कि ये ये 77 रुपीज अभी चल रहा है, डॉलर का रेट इतना चल रहा है। तो अगर आप इसको अच्छा से स्टडी करेंगे तो आप बहुत इसमें ऐसे ऐसे चीज छिपे हुए हैं जिसको जानने के बाद में आपको तब आप कहेंगे कि अच्छा इसके कारण अभी 77 रुपीज चल रहा है। तो ये फॉरेक्स मार्केट को जब आप समझेंगे, जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, जब आप इसको और भी डीपली स्टडी करेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और पढ़ने में मजा आता है। अगर डॉलर की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, इसका हिस्ट्री मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये ब्रेटन वुड्स करके इसका हिस्ट्री है, मतलब किस प्रकार से अमेरिका ने अपना मतलब कि हुकूमत जमाने के लिए किस प्रकार से डॉलर को एक किस प्रकार से ये डॉलर एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसको भी अगर आप स्टडी करेंगे, मतलब डॉलर की हिस्ट्री को अगर आप स्टडी करेंगे, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मजा भी आएगा। तो आप इसको गूगल कर सकते हैं या फिर बुक्स वगैरह भी है, आप बुक स्टडी कर सकते हैं कि किस प्रकार से डॉलर पूरी मतलब कि पूरा होल मार्केट को डोमिनेट करके रखा है। तो दोस्तों फॉरेक्स मार्केट के बारे में आप जितना डीपली जाएंगे उतना ही इसके बारे में जानने का मन करता है। और ये फॉरेक्स मार्केट वास्ट मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही वीडियो में वो सारी पॉइंट्स को कवर कर पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप, बीट बाय बीट, थोड़ा थोड़ा करके फॉरेक्स मार्केट के बारे में और भी अदर फाइनेंशियल मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते रहेंगे। मैं वो सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, जो भी मुझे मालूम है, जितना मुझे आता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है मार्केट के बारे में, तो वो सारी चीजें मैं आप सबको डिलीवर करूंगा, वो चीज आप सबको सिखाऊंगा। तो आस्ते आस्ते करके सीखेंगे, एक ही दिन में कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। और भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस प्रकार से फॉरेक्स मार्केट में जैसे कि बहुत सारे करेंसीज पेयर है, तो उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, मतलब कि आप कैसे बाय एंड सेल कर सकते हैं, कौन सा अकाउंट ओपन करना है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, कौन सा अकाउंट का जरूरत पड़ेगा, कौन सा करेंसी पेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 100 से भी ज्यादा करेंसीज पेयर है, तो सभी करेंसीज में हमें ट्रेड नहीं करना है, तो वही करेंसीज पेयर में ट्रेड करना है जो कि ज्यादा मतलब मार्केट में ट्रेड होता है, जैसे कि यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया। तो ये बहुत ही मतलब ये ऐसा करेंसीज है जहां पे एक अच्छा फ्लक्चुएशन आता है और ज्यादा वोलेटाइल भी रहता है। तो बहुत सारे ऐसे करेंसीज पेयर है जहां पे आप ट्रेड करके अगर अच्छा से ट्रेड करेंगे या फिर अगर आपको मार्केट के बारे में अच्छा समझ है तो आप ऑब्वियसली अच्छा पैसा जनरेट कर पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी आगे जाकर चर्चा करेंगे, जैसे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वगैरह हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब फॉरेक्स मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, या फिर टेक्निकल एनालिसिस वगैरह हो गया, कैंडलस्टिक चार्ट को समझेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। अभी तो फिलहाल में अभी शुरुआत ही की है हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में भी जानना है तो वो सारी चीजें मैं आस्ते आस्ते करके एक एक वीडियोज में उसको शेयर करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी।